जिससे एमसील बोलते हैं उसको, आप उसे टाइट भी कर सकते हो या वैक्स लगा के भी आप टाइट कर सकते हो। इसको ऐसे ज्वाइन कर दो बीच में से इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, इसमें 2 बैलून फिक्स कर दो छोटे, ये आप 2 बैलून फिक्स कर दो, ठीक है स्टूडेंट इसमें। और यहाँ पे आप इसके माउथ को इसके टेस्ट इसको सील करके रखना, ऊपर से बंद कर देना। अब इसमें क्या करोगे स्टूडेंट, आप यहाँ पे नीचे एक कोई भी, जैसे कोई बैलून होता है, बैलून की तरह का ही जो रबर होता है एक्सपैंड और जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसको खेल सकते हो आप। ऐसा कोई भी स्ट्रेचेबल रबर लगा दो जो पूरा चौड़ा होना चाहिए, बॉटल के पूरे हिस्से को कवर कर ले। जैसे किसी चीज को कवर करने के लिए हमने लगा दिया, जैसे बैलून ही है, आपको चौड़ा सा बैलून हो, आधा उसको काट लो। बैलून को काटने के बाद उसको जो पूरा चपटा सा जो हिस्सा होगा, फ्लैट सरफेस, वो आप इसको यहाँ बांध सकते हो ऐसे, बिल्कुल जैसे कोई भी चीज आपने इसको बांधे तो उसको बांधने के लिए आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा बेटा। जैसे ये आपको कुछ है और ये नीचे वाला उसको ऐसे बांध, यहाँ पे चारों तरफ से इस तरीके से ऐसे कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको टाइट कर देना, बिल्कुल। अब जब इसको, ये सपोज बॉटल का नीचे वाला हिस्सा है, जो ये कोई भी प्लास्टिक का रबर मान लो आप, इसको मैंने फ्लैट सरफेस पे ऐसे लगा दिया। अब इसको आप इसको ऐसे खींचोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे ही आप इसको ऐसे नीचे खींचोगे ना बेटा, तो ये क्या है, फूल जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। और जैसे आप ऊपर की तरफ इसको वापस, पहले तो आपने इसको खींच के नीचे की तरफ ले आए, तो नीचे की तरफ ये ऐसे आ गया सपोज, ओके। अब जैसे नीचे की तरफ इसको खींचोगे आप, इस रबर बैंड की टाइप जो बना हुआ है, तो ये पूरे बैलून फूल जाएंगे बेटा, ओके। ये बैलून क्या होगा, फूल जाएगा। यहाँ पे इसको ऊपर से थोड़ा सा ओपन ही रखना है, सॉरी। अब इसको आप जैसे ही ऐसे नीचे की तरफ खींचोगे तो क्या होगा, एयर यहाँ से अंदर आके और ये बैलून फूल जाएंगे। आप वापस इस रबर बैंड को छोड़ दोगे तो ये ऊपर वापस सेम पोजीशन पे आ जाएगी, चाहे आप बैलून ले लो या कोई रबर बैंड। तो जैसे इसको नॉर्मल पोजीशन पे छोड़ दोगे, ये बैलून के अंदर से फिर से हवा निकल के बेटा बाहर आ जाएगी। अब ये दोनों बैलून को हमने क्या मान रखा है, एक्चुअल में ये बैलून क्या है, लंग्स की तरह काम करते हैं। और जो ये नीचे मैंने जो रबर बैंड लगा रखा है, एक्चुअल में ये क्या है, डायफ्राम। ये क्या स्टूडेंट्स, एक डायफ्राम। और सेम ये जो स्ट्रेट है और ये दोनों है, ये हमारी फुट पाइप के साथ में जो विंड पाइप होती है, ये विंड पाइप है। और सेम ये विंड पाइप दोनों पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसको हम बोलते हैं, या आप इसको ट्रैकिया भी बोल सकते हो, ओके। अब ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसको बोलते हैं ब्रोंकल। ये एक ब्रोंकस और एक ब्रोंकस ये हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, लंग्स की तरह। तो जैसे ही डायफ्राम नीचे होगा तो ये बैलून दोनों क्या होगा बेटा, फूल से जाएंगे। इसका मतलब जैसे डायफ्राम नीचे होता है हमारा, डायफ्राम क्या, ये जो आपने रबर बैंड या बैलून ले रखा था कोई भी, तो उसको अगर आप जैसे मान लो यहाँ पे आपने कोई चौड़ा रबर बैंड, वो बैलून ही काट के यहाँ पे चिपका रखा था ऐसे बिल्कुल चपटा की तरह हो, तो उसको जैसे आप नीचे की तरफ खींचोगे तो ये फूल जाएंगे। इसका मतलब जैसे डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो व्हाट हैपन, हमारे जो लंग्स है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, उनके अंदर एयर जाने के लिए स्पेस ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि रिब्स है वो बाहर की तरफ और आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट हो जाती है, तो चेस्ट कैविटी में स्पेस ज्यादा बन जाएगा। तो ऐसे ही सेम ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, तो मीन्स एक्सेल। और जब नीचे की तरफ होगा तो इनहेल। इसका मतलब डायफ्राम से ही इनहेल और एक्सेल हो पाता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि जो इनहेल और एक्सेल तो हम कर रहे हैं, व्हाट डू वी ब्रेथ आउट। हम ब्रेथ आउट करते हैं, क्या ब्रेथ आउट करते हैं, तो वो एयर, सिंगल एयर है, जैसे सिंगल एक सब्सटेंस है क्या गैसेस का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो ब्रेथ आउट कर रहे हैं, उसके साथ कोई क्या वो एयर का मिक्सचर भी तो हो सकता है, जरूर नहीं। तो लेट्स वी विल चेक। तो आप जब बेटा देखोगे तो इसमें आपने जो व्हाट डू वी ब्रेथ आउट, वी ब्रेथ आउट। अब देखो हम क्या ब्रेथ आउट करते हैं, तो सबसे पहले देखो एक टेस्ट ट्यूब लो, ये टेस्ट ट्यूब हो गई। इस टेस्ट ट्यूब में आप छोटी सी एक कोई भी प्लास्टिक की चीज में होल कर दो, कोई प्लास्टिक की ऐसी होना चाहिए जो बिल्कुल फिक्स आ जाए। तो केमिस्ट्री लैब में उसको बोलते हैं हम कॉर्क,
उस कॉर्क के अंदर छोटा सा होल कर सकते हैं, मतलब रबर की तरह ही होता है जिसके अंदर आप होल कर सकते हो, कॉर्क बोलते हैं। इसके अंदर आपको पतली सी क्या डालनी है बेटा, एक ट्यूब, ठीक है। और इसके अंदर हम इतना क्या डाल देंगे, ये लाइम वाटर, यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, लाइम वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, ओके, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे हम जोर से ब्रेथ आउट करेंगे। सपोज ये ट्यूब है जिसके अंदर से हमें फोर्सफुली क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, फोर्सफुली हम क्या ब्रेथ आउट कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप जोर से इसमें ऐसे फूंक मारोगे जोर से, प्रेशर से, तो क्या होगा बेटा, ये जो एयर आएगी वो पूरी अंदर आएगी इसके अंदर। तो आप 3-4 टाइम्स जब ऐसे करोगे, व्हाट हैपन, तो ये जो लाइम वाटर है इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। और ये मैंने आपको 6th चैप्टर में भी कराया था, जहां पे लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाए, इट मीन्स जहां से कोई सोर्स से जो गैस आ रही थी वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है वो, कौन सी गैस है स्टूडेंट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी लाइम वाटर मिल्की हो जाए, इसका मतलब वो कंफर्मेशन टेस्ट है। कंफर्मेशन टेस्ट मतलब उस टेस्ट का हम कंफर्म मान सकते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर दो। तो हमने कैसे पास किया, ये हमारे पास डिलीवरी ट्यूब केमिस्ट्री लैब में होती है। आप कोई भी स्ट्रॉ ले सकते हो घर में, किसी भी चीज के अंदर, कांच के या रबर के, कोई भी उसमें चीज में जिसमें ट्रांसपेरेंट सा में दिखता हो। तो जैसे ही आप जोर से ब्रेथ आउट करोगे, एक्सेल करोगे, तो लाइम वाटर का कलर कैसा आ जाएगा, मिल्की। इट मीन्स व्हेन वी ब्रेथ आउट, सो व्हाट डू वी ब्रेथ आउट, वी ब्रेथ आउट द गैस। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या जो गैस हम ब्रेथ आउट कर रहे हैं वो एक सिंगल ही गैस है या इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। एक्चुअल में स्टूडेंट वो एक कोई सिंगल गैस नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस में अगर आपको देखोगे तो सबसे यहां पे देखो, जैसे ये लंग्स है हमारे, ओके स्टूडेंट्स। अब इस लंग्स के अंदर यहां पे मैं इनहेल का बता रही हूं, इनहेल क्या है, इनहेल। इनहेल में देखो स्टूडेंट्स, इनहेल करते हैं तो वहां पे, इनहेल जब करते हैं तो वहां पे आप देखोगे बस ये। सो स्टूडेंट्स, इनहेल लंग्स का हम देखते हैं, इनहेल का। तो लंग्स में कितनी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, देखो जब भी हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं करते बेटा, ऑक्सीजन के साथ अदर गैसेस भी स्मॉल अमाउंट में इनहेल होती है। एक्सेल करते हैं तो ज्यादा अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, बट उसके साथ कुछ अमाउंट में अदर गैस भी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इनहेल में हम 21% क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। क्या लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन। और इनहेल में ही जब हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं तो 0.04% ये क्या इनहेल कर लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं स्टूडेंट्स, ओके, एक्सेल में देखो, एक्सेल में हम ज्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 4.4%। मैं CO2 लिख देती हूँ बेटा, जो सिंबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कैपिटल C, कैपिटल और बेस में हमने 2 लगा लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे ही एक्सेल कर रहे हैं तो 16.4% क्या एक्सेल करते हैं हम, ऑक्सीजन गैस। तो एक्सेल देखो, इनहेल 21% किया और एक्सेल में 16.4% ऑक्सीजन हमने निकाल दिया। ऐसे ही इनहेल में हमने 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर ली जब ऑक्सीजन इनहेल कर रहे थे।
लेकिन एक्सेल में हम ज्यादा अमाउंट में क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो आप कभी भी ये चीज नोटिस करना, आप मिरर के पास या किस चीज पे, ग्लासेस के ऊपर ऐसे करोगे ना, तो आपको बेटा थोड़ी सी वाटर ड्रॉपलेट्स उस प्लेन मिरर पे नजर आएगी। तो वाटर ड्रॉप, इसका मतलब स्मॉल अमाउंट में वाटर ड्रॉपलेट्स भी एक्सेल कर रहे हैं, वाटर भी एक्सेल होता है। अभी देखो ये तो इनहेल एक्सेल का हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स ब्रेथिंग इन अदर एनिमल्स में देखते हैं हम। ये तो हमने ब्रेथिंग में देख लिया कि हम ब्रेथिंग का मैकेनिज्म देख लिया, ब्रेथिंग। अच्छा, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग्स है, एवरेज ह्यूमन मेल आप लगा लो बेटा, उस मेल के अंदर लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उसके अंदर कितनी एयर हो सकती है, दैट इज 6 लीटर। कितने लीटर स्टूडेंट्स, 6 लीटर एयर, इतनी उसकी एक अडल्ट मेल की जो लंग्स की अगर कैपेसिटी हम देखते हैं तो कितनी है वो, 6 लीटर। इतने वॉल्यूम ऑफ एयर वो उसके लंग्स के अंदर हो सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हम अदर एनिमल्स का, ये तो सारा हम ह्यूमन बींग्स का पढ़ रहे थे। सो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स। ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो स्टूडेंट्स, सभी ऑर्गेनिजम्स में ब्रीथिंग जरूरी नहीं कि हमारी तरह ही वहां लंग्स हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा कुछ सेम हो। ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स ब्रेथ नहीं करते, लेकिन जैसे काउ, डॉग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, तो ये जो मैमल्स आते हैं ये मोस्टली जो है वो ब्रीथिंग कैसे करते हैं, जैसे हमने की, उन सभी में क्या होता है, लंग्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें लंग्स नहीं होते। तो हम डिस्कस करते हैं कॉकरोच। किसका स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स का डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इंसेक्ट्स का अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो इंसेक्ट्स में कॉकरोच सबसे देखो पहले। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लिजर्ड, डॉग्स, ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो मैंने बताए हैं, लायन, गोट, फ्रॉग, तो इन सब में क्या होता है, रेस्पिरेशन कैसे होती है, रेस्पायर करते हैं, तो इन सभी में क्या होती है बेटा, लंग्स होती है। लेकिन सभी में लंग्स नहीं होती। तो हम देखते हैं बेटा इंसेक्ट्स का, या आप कह सकते हो कॉकरोच। सो अगर आप कॉकरोच को देखोगे बेटा, कॉकरोच के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइड में, ठीक है, ऐसे ही जो कॉकरोच होता है यहाँ पे, इसका ये जो यहाँ पे साइड में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, या स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, टेनी पोर्स यानी छोटे छोटे छिद्र। जैसे हमें जब हम गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है, तो पसीना कैसे आता है, क्योंकि हमारे स्किन पे भी क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर पोर्स के थ्रू हम ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकते। अगर पोर्स से ऑक्सीजन जाने लगेगी, मतलब हमारे अगर ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन अगर पिगमेंट ना होने बेटा, तो हम जो ऑक्सीजन लेके जाएंगे बॉडी के अंदर, वो पहुंचने ईच सेल, हमारे बॉडी के ईच सेल, हर एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचने में कम से कम 3 इयर्स लग जाएंगे। तो हमारे बॉडी के ईच सेल में ऑक्सीजन पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, जल्दी पहुंच जाती है, तो दैट इज प्रेजेंट ऑफ द पिगमेंट हेमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, इनके ईच सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कोई पिगमेंट नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, इनका डिफ्यूजन होता है। अब डिफ्यूजन किसे बोलते हैं, डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको एक छोटा सा समझा दूं। मान लीजिए मेरे पास एक पानी का ग्लास है, उस ग्लास के अंदर मैंने 2 या 3 ड्रॉप्स क्या डाल दी, इंक की डाल दी, इंक, रेड इंक या ब्लू इंक। थोड़ी देर बाद देखोगे वो पानी के अंदर, पूरा पानी के अंदर वो ब्लू कलर की जो इंक है वो पूरे पानी में अपने आप फैल गई, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज हो गई, डिफ्यूजन। हमने कुछ नहीं किया, धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स क्या है, जो आप 7th क्लास के स्टूडेंट अगर पार्टिकल्स ना समझोगे तो धीरे धीरे इंक क्या है पूरे पानी में अपने आप मिक्स हो जाती है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन।
सो ये छोटे छोटे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पोर्स होते हैं। इन टिनी पोर्स को हम बोलते हैं स्पाइरकल्स। क्या बोलते हैं, स्पाइरकल्स। अब ये टिनी जो पोर्स होते हैं स्पाइरकल्स, इन्हीं के थ्रू क्या होता है, एयर जाती है अंदर की तरफ। सो द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द सरफेस ऑफ देयर बॉडी। तो बॉडी की साइड की जो सरफेस पे बॉडी पे होते हैं, उन टिनी पोर्स को हम बोलते हैं, जिसके अंदर से एयर जाती है, उसको हम बोलते हैं बेटा स्पाइरकल्स। अब ये स्पाइरकल्स आगे यहाँ से जब एयर गई तो यहाँ पे क्या है, ट्यूब्स का नेटवर्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ट्यूब्स का नेटवर्क बना हुआ है। इस तरीके से ट्यूब का क्या बना हुआ है स्टूडेंट्स, नेटवर्क सा बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। सो ट्यूब्स का क्या बना हुआ है, नेटवर्क बना, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या है, ट्रैकिया। अब जो ये ट्रैकिया है, जो नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, ठीक है। सो नेटवर्क ऑफ दिस एयर ट्यूब्स आर फाउंडेड, सो दीज आर कॉल्ड ट्रैकिया। अब जो एयर अंदर गई है, जो ऑक्सीजन, वो एयर ट्यूब से होते हुए बेटा बॉडी के ईच सेल के अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। और वहीं सेल के अंदर सेम प्रोसेस होगा जो हमने पढ़ा था कि जो फूड हमने खाया हुआ है वो फूड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी सेल में, वो वापस एयर ट्यूब्स, नेटवर्क और एयर ट्यूब से होते हुए वापस इन स्पाइरकल्स जो है इनसे बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये अंदर इनहेल और एक्सहेल हो गया एयर का। अब आप देखोगे स्टूडेंट्स, ये तो मैंने क्या बताया था, सभी इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट्स के अलावा और किसी में नहीं होता बेटा ये स्पाइरकल्स, ठीक है। तो ये स्पाइरकल्स किसके अंदर होता है, ओनली इंसेक्ट्स के अंदर होता है। अब अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, इसमें यहां पर अर्थवर्म, दूसरा हमने किसके है, तो इसमें गैसेस एक्सचेंज कहाँ होती है, गैसेस एक्सचेंज वो होती है ट्रैकिया में। हमारे अंदर मैंने बताया था गैसेस एक्सचेंज कहाँ हुई है, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोली। लेकिन कॉकरोच या इंसेक्ट्स में हम गैसेस एक्सचेंज कहाँ होती है, दैट इज इन ट्रैकिया। क्या बताया हमने, ट्रैकियल ट्यूब्स बोल सकते हो आप, वहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है। अब देखो बेटा दूसरा लिख देती हूँ, स्पाइरकल्स क्या है, इसमें एयर जाने के लिए जो एयर दो साइड के अंदर जो एयर जाने के लिए जो जगह होती है उनको क्या बोलते हैं, स्पाइरकल्स। लेकिन ट्रैकिया वो जगह होती है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है। अब देखो बेटा अर्थवर्म, अर्थवर्म की जो आपने देखा होगा, अर्थवर्म इस तरीके से होता है, स्पिंडल शेप होती है इसकी, ठीक है। स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आगे से और पीछे से दोनों साइड से पॉइंटेड होता है, उसकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप। और यहाँ पे आप देखोगे छोटी छोटी सी बॉडी के ऊपर फ्रेगमेंट्स होती है इनकी, ये जो मतलब जो डिवाइडेड होती है इस तरीके से। तो यहाँ इनकी जो स्किन होती है ना बेटा, बिल्कुल स्लिमी, आप ये कह सकते हो बिल्कुल स्लिपरी सी होगी, और ये थोड़ी सी चिपचिपी सी, बिल्कुल स्लिपरी, और इस तरीके से स्किन होती है, और जैसे ड्राई मतलब वेट सी, गीली गीली सी लगती है हमें। सो अर्थवर्म जो है वो ब्रेथिंग, जो एयर जो अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जा रहा है या एक्सेल कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर, तो ये किसके थ्रू होती है स्टूडेंट्स, दिस टेक प्लेस थ्रू द हेल्प ऑफ स्किन। किससे होता है, स्किन। स्टूडेंट्स all of you listen carefully that skin. So students, अर्थवर्म क्या है बेटा, अर्थवर्म ब्रेथ थ्रू स्किन। लेकिन कॉकरोच कैसे ब्रेथ करता है, थ्रू स्पाइरकल्स। कॉकरोच के अंदर गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, जिसको हम बोलते हैं एयर ट्यूब्स और ट्रैकियल ट्यूब्स। लेकिन जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म की स्किन क्या होती है बेटा, बिल्कुल मॉइस्ट, जो गीली से और स्लिमी, ठीक है, जिसमें बिल्कुल इजीली कोई चीज फिसल जाए हाथ से। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज
तो इसकी स्किन के थ्रू इजीली क्या है स्टूडेंट्स डिफ्यूज हो जाती है ईच सेल के अंदर, और वहां से इजीली इसमें गैसेस एक्सचेंज हो जाता है वहां से। अब देखो जो थर्ड है स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रॉग। फ्रॉग्स को देखोगे तो फ्रॉग्स ब्रेथ थ्रू लंग्स, फ्रॉग्स ब्रेथ थ्रू लंग्स। लेकिन फ्रॉग बेटा लंग्स के अलावा स्किन से भी ब्रेथ कर सकता है जब वो पानी के अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है, क्योंकि उसकी स्किन जो होती है स्किन से भी ब्रेथ कर सकता है, क्योंकि उसकी स्किन क्या होती है, सेम मॉइस्ट एंड स्लिपरी। ठीक है, सो मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन होती है, इसलिए फ्रॉग जो है वो लंग्स से भी ब्रेथ कर सकता है। फ्रॉग ब्रेथ थ्रू लंग्स, जब पानी से बाहर होता है फ्रॉग तब तो वो ब्रेथ करता है थ्रू लंग्स, लेकिन जब फ्रॉग वाटर के अंदर होगा तब वो अपनी स्किन से ब्रेथ करता है, क्योंकि उसकी स्किन क्या होती है, बिल्कुल मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, तो वो इजीली वहां से क्या है ऑक्सीजन उसकी स्किन से डिफ्यूज हो जाती है। अब देखो स्टूडेंट्स, फ्रॉग का जो यंग वन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैडपोल। फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं हम, टैडपोल। टैडपोल में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, तो वो टैडपोल जो है ना उसमें गिल्स के थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो ये टॉपिक आई होप इट इज क्लियर। नाउ हम देखते हैं स्टूडेंट्स ब्रेथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स। किसमें देख रहे हैं हम, ब्रेथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स। सो ब्रेथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं। द एनिमल्स विच आर फाउंड इन वाटर, दे विच आर ऑलवेज लिविंग इन द वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स में आप देखो बेटा, फिश जो है, ठीक है, फिश, ये सब जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो वाटर के अंदर होते हैं, ये ब्रेथ करते हैं थ्रू गिल्स। अब गिल्स क्या है एक्चुअल में, गिल्स होते हैं बेटा साइड में, यहाँ पे आपने देखा होगा फिश के, अगर कहीं पे भी आप एक्वेरियम देखते हो तो वहां से आप ध्यान से देखना, आपको गिल्स दिखाई देंगे। तो गिल्स जो होते हैं, गिल्स क्या फोल्डेड स्किन होती है। सो गिल्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, फिश के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, गिल्स। अब गिल्स ही अपने स्कूल में भी आपने देख रखा होगा स्टूडेंट्स कि वहां पे एक्वेरियम होते हैं। हॉस्पिटल्स में भी अगर आप जाते हो स्टूडेंट्स, वहां पे भी देखा होगा आपने बहुत सारे एक्वेरियम्स होते हैं, रखे होते हैं। इसी तरीके से कभी आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे या ऐसे किसी शॉप पे भी जाते हो, ज्वेलर्स वगैरह, ये लोग भी एक्वेरियम रखते हैं, तो उसके अंदर आप नोटिस कर सकते हो कि जो फिश होती है वो ब्रेथ थ्रू गिल्स। गिल्स क्या होता है बेटा, एक्चुअल में प्रोजेक्शंस ऑफ द फोल्डेड स्किन। ये क्या होता है, प्रोजेक्शंस क्या होती है, मतलब बाहर कुछ निकली हुई, जैसे मैंने बताया नहीं था स्मॉल इंटेस्टाइन्स में द स्मॉल प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोल दिया हमने वेलाय। तो इसी तरीके से गिल्स क्या है स्टूडेंट्स, गिल्स आर द प्रोजेक्शंस ऑफ फोल्डेड स्किन। स्किन ऐसे फोल्डेड की ही, ऐसे कोई आउटर लेयर बनी हुई है, ऐसे लेयर से स्किन की, ऐसे वो फोल्ड हो रखी है, फिर दोबारा इस तरीके से ऐसे करके फोल्ड हो गई, फिर इस तरीके से स्किन फिर फोल्ड हो गई, ऐसे करके फोल्डेड स्किन की क्या बनी हुई है स्टूडेंट्स, लेयर्स बनी हुई है। अब उसको हमने क्या बोल दिया, गिल्स। अब गिल्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, गिल्स के अंदर जैसे ही आप फिश को ध्यान से देखना, वो कंटिन्यूसली अपने माउथ को ओपन करती रहती है। ओपन जैसे करेगी तो वो एक्चुअल में क्या होती है, वाटर लेती है अंदर। जो वाटर सबसे पहले कहाँ आएगा, गिल्स में, और वहीं पे वाटर के अंदर से क्या है, ऑक्सीजन को गिल्स क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इस गिल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है बेटा, क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। अब ये ब्लड वेसल्स जो होती है गिल्स के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर चली जाती है और वाटर को इसको छोड़ देते हैं, रिलीज होता रहता है बॉडी से बाहर। सो गिल्स क्या हो गया, फोल्डेड स्किन्स हो गया,
गिल्स के अंदर क्या होती है, आपने देखा होगा ब्लड वेसल्स होती है, और गिल्स के अंदर ही जैसे ही वाटर आएगा गिल्स के अंदर, तो वाटर के अंदर से ऑक्सीजन सेपरेट करते हैं। हमारी बॉडी अगर वाटर के अंदर चली जाती है, हम कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के रखते हैं तो ठीक है, हम वाटर के अंदर थोड़ी देर के लिए सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सीधा वाटर के अंदर जाते हैं और हम डीप ब्रीथिंग करेंगे या इनहेल करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, तो उसमें पानी सीधा क्या होगा, हमारे नोज से हमारी बॉडी के पार्ट्स तक चला जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी ऑक्सीजन वाटर के अंदर से ऑक्सीजन सेपरेट नहीं कर सकती। लेकिन फिश के अंदर ये ऐसे पार्ट होता है, ऐसी चीज होती है बेटा, जो ऑक्सीजन को सेपरेट कर देती है ऑटोमेटिकली उसके अंदर। क्योंकि हमें मालूम है वाटर के अंदर क्या डिजोल्व होती है, ऑक्सीजन। जब भी आप वाटर देखते हो, बॉईल करते हो, तो आपने देखा होगा बेटा, वाटर के नीचे जब बीकर के अंदर, जैसे ये बीकर है, इसके अंदर वाटर डाल के आप गर्म करो, तो नीचे की लेयर में आप देखोगे बबल्स दिख रहे हैं। एक्चुअली में वो बबल्स किसके होते हैं, वो ऑक्सीजन ही होती है, या अदर एयर्स भी होती है, अदर गैसेस भी होती है। तो वो एक्चुअल में क्या है, वहां एयर प्रेजेंट होती है, तो वो एयर उसके अंदर से जो ऑक्सीजन के अंदर डिजोल्व एयर होती है वो बाहर रिलीज हो रही होती है, वो बबल्स एक्चुअल में। तो ऐसे वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है और उसको गिल्स सेपरेट कर देते हैं। ऐसे सेम जैसे ये ऑक्सीजन सेपरेट होगी, ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच जाएगी इजीली, और वहां पे सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंच गई तो फूड के साथ वही सेम रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, और फिशेस कैन ऑल्सो रेस्पायर। अब आप देखोगे स्टूडेंट्स, कैन प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? यस, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? गिल्स भी रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन होता है। अब देखो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताती हूँ, प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और बाहर क्या छोड़ देते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल क्या करते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के अब ये इनहेल करने के लिए इनके पास कोई स्पेसिफिक एक ही ऑर्गन नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, स्टोमेटा, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो इतनी सारी लीव्स होती है, लीव्स भी होती है, और आप देखो किसी किसी स्टेम भी जो ग्रीन होती है वहां पे भी टिनी पोर्स होते हैं, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है। सो प्लांट्स के अंदर टिनी स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। व्हाट वी कॉल दैट वन, स्टोमेटा। स्टोमेटा में ही गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो सेम बेटा, स्टोमेटा में गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल की, वो ऑक्सीजन कहां तक पहुंच गई, सेल्स में। प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर पहुंच गई वो ऑक्सीजन, और जो प्लांट के अंदर जो फूड है, ग्लूकोज है, स्टार्च के रूप में भी होता है, ठीक है। जो फूड प्रिपेयर हुआ है प्लांट्स में, तो वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर है, वहां ऑक्सीजन मिल गई। सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, वही सेम रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी प्लांट यूज कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस सेम इन स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर इस तरीके से होते हैं स्टोमेटा स्टूडेंट्स। तो ये जो पोर्स हो गया, छोटा सा जो पोर्स दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्या हो गया, एक पोर है छोटा सा, और इनको बोलते हैं गार्ड सेल। ये जो किडनी शेप में दिख रहे हैं ना स्टूडेंट, जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। क्या है ये, गार्ड सेल। ये क्या हो गया, स्टोमेटा। तो गैसेस एक्सचेंज, तो जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल की, तो वहां पे क्या हो गया, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई, और वहां पे ग्लूकोज है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन को इसको यूज करेगी, तो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड वापस सेम इस पोर से, टिनी पोर से वापस बाहर आ जाती है। बट अगर डे टाइम में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स। डे टाइम में उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज ही कर लेगा फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। ये तो मैं सेल्स के अंदर बता रही हूँ कि जो ऑक्सीजन, सो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन में अगर आप ब्रेथिंग जो करते हैं, तो टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखो बेटा, ये तो प्लांट्स कर रहे हैं, तो प्लांट्स में रूट और शूट पार्ट हमने देखा है। तो जो अबव सॉइल होता है, उसको हमने, ये प्लांट है, ये रूट हो गई, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है साइड में, वो हम रब कर देते हैं। अब ये प्लांट्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स,
प्लांट्स का स्टेम पार्ट, स्टेम, लीव्स, इन सब का हमने देख लिया कि कैसे इसमें रेस्पिरेशन हो गया। अब देखो बेटा रूट्स, रूट्स भी रेस्पायर करती है, रूट्स में भी रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि रूट्स के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आप वहां पे रूट भी क्या हो जाएगी, डेड हो जाती है। आपने देखा होगा, सपोज ये कोई फील्ड है, खेत है, इस खेत में पानी भर गया, ओके, तो पानी जैसे ही सपोज पानी होने से पहले जब बारिश आती था, आपने देखा होगा बेटा, जब कच्ची पक्की जगह नहीं होती, जहाँ पे कच्ची मिट्टी होती है, बिल्कुल कच्चा सा जगह होती है, तो जैसे ही बारिश गिरती है वहां पे तो आपको बबल्स दिखते हैं। तो वो बबल्स एक्चुअल में कैसे होते हैं, मिट्टी के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे वहां पे जो एयर स्पेस होती है, मान लो मिट्टी का एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगी, स्पेस होगी। उस स्पेस के अंदर क्या होती है, ये जो एक मिट्टी का पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तो इसके बीच में जो ये जगह बची हुई है, इसके अंदर क्या होती है, एयर। तो जैसे ही इसके बीच में यहाँ पे एयर है, तो जैसे ही वाटर आएगा तो ये एयर बाहर आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर फिल हो जाएगा। इसीलिए जब भी बारिश आती है तो आप देखते हैं कि जैसे ही बारिश किसी कच्ची जगह पे गिरती है तो वहां पे बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं बारिश के। तो बेटा अगर पानी, अगर ये मिट्टी ऐसी है, जैसे सपोज क्लेली सॉइल है, तो क्लेली सॉइल होगी तो वाटर होल्ड रखती है कई दिन तक, वहां से वो वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो यहाँ अगर कई दिन तक ये पानी खड़ा रहता है तो व्हाट हैपन, एयर, अब इसके अंदर ऑक्सीजन तो बची नहीं है मिट्टी के अंदर, क्योंकि वहां पे एयर हो गया। अब रूट्स को क्या है, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, नहीं मिलेगी तो आप देखोगे अगर कई दिन तक किसी खेत में अगर पानी भरा पड़ा रहेगा तो वहां के सारे पौधे क्या है, आप देखोगे, वैसे तो पौधों को पानी चाहिए होता है, प्लांट्स को वाटर इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर प्लांट्स, ठीक है, लेकिन अगर ये पानी वहां पे भरा रहेगा तो वो ऑक्सीजन वहां पे नहीं होगी, रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और रूट क्या हो जाएगी, डेड, और अल्टीमेटली रूट डेड होगी तो समझ लो स्टूडेंट्स प्लांट भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रूट्स होती है, रूट्स क्या करती है, एयर, जो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उस स्पेस में क्या फिल होती है, एयर, तो वो रूट हेयर से रूट अपने अंदर एयर ले लेगी और वहां से इनको रूट्स के अंदर जो सेल्स होंगे वहां पे एयर, जो ऑक्सीजन अंदर चली गई वहां पे भी सेम रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। सो इस तरीके से रूट्स ऑल्सो रेस्पायर, स्टेम, लीव्स ऑल्सो रेस्पिरेशन टेक प्लेस, इन प्लांट्स ऑल्सो रेस्पिरेशन, फिशेस में भी रेस्पिरेशन होता है बेटा। तो हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन कहाँ, सभी में ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, ये हमने पूरा रेस्पिरेशन के बारे में ही पढ़ा है कि रेस्पिरेशन में ब्रेथिंग इन, ब्रेथिंग आउट, ये सब हमने इस चैप्टर में पूरी डिटेल स्टडी कर ली है। अब इसको आप अपने नोट्स के थ्रू पढ़ना शुरू करो, जो मैं वीडियोस में बताती हूँ उसके वीडियोस में जो मेन, अब मैंने प्लांट्स के बारे में बताया तो मैंने बताया लीव्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, वहां पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो आप ये लाइन लिख लो कि लीव्स या ग्रीन स्टेम है तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज। मैंने अगर फिश में बताया तो वहां पे लिख लो गिल्स, और गिल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये गिल्स के अंदर क्या है, वाटर में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है गिल्स। तो इस तरीके से अगर आप अपने नोटबुक में छोटे छोटे नोट्स बना के रखोगे मेन पॉइंट्स, तो आपको एग्जाम टाइम में पूरी चैप्टर की स्टडी करनी नहीं पड़ेगी, आप अपनी नोटबुक्स को खोलकर ही आप इजीली कर सकते हो स्टडी। और ये आपको फ्यूचर में भी ये अपने नोट्स आपके खुद के बनाए होते हैं, ये काम आते हैं आपके, और आपके ऊपर डिपेंड होता है बेटा आप कैसे अपने स्टाइल से पढ़ना चाहते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, but my today's question is left. So first of all I want to thanks all the students. Yeah, congratulations also to all the students who have given me the correct answer, whose answer was correct, and thanks for your nice feedback and comment. Now today's question, students, when we inhale when we inhale what is the percentage of CO2 gas?
when we inhale, जब हम inhale करते हैं, what is the percentage of कार्बन डाइऑक्साइड गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परसेंटेज क्या है? नंबर 1 A, B, C, 3 ऑप्शन है. ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स, दैट इज 0.03, 0.04, 0.02. ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो 6. ओके, so you can give your response and my comments box. So thank you students, and we have completed this chapter also.